Harsh Rajput from Rose Public School, Suliali. So, once again, we are get along with the chapter sectors of the Indian economy. In the previous session, we had studied about the rising of the territory sector. तो उसमें हमने ये समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस टेरिटरी सेक्टर में भी क्रिएट हुई और किस तरह से कुछ पिछले दो डिकेड से टेरिटरी सेक्टर्स जो है उसने भी जीडीपी में अपनी जो वैल्यू है, अपनी जो वैल्यू फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है उसमें काफ़ी बढ़ावा किया। तो अब टेरिटरी सेक्टर में तो सर्विस से रिलेटेड जो कंसर्न है वो इसमें शामिल होता है, ये तो हमने समझ लिया। हमने ये भी माना कि बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो जनरेट की गई सेक्टर में, लेकिन इसके अलावा हमें ये समझना भी, हमने थोड़ा ब्रीफली ये भी ऑब्ज़र्व किया कि टेरिटरी सेक्टर में ऐसा नहीं था कि इतना ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की गई तो वो सारी की सारी जो है वो बहुत सिक्योर थी। देयर आर सो मैनी डिफरेंसेस, बहुत सारी एक उनमें जो वेरिएशंस थी वो किस तरह से हमारे सामने नज़र आई थी, हम उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं कि ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन सभी सेक्टर्स ने जो है समय के साथ जो है बहुत सारी नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया और प्रोडक्शन में काफ़ी फ़ायदा हुआ, काफ़ी इंक्रीज़ हुई, देश का डेवलपमेंटल प्रोसेस भी बहुत इम्प्रूव्ड हुआ। बट समस्याएं अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी, अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस जो थे वो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के सामने खड़े थे। तो उनमें जो सबसे पहली बात ये होती है किसी भी देश के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए, वो होती है अनएम्प्लॉयमेंट से जूझना। अनएम्प्लॉयमेंट ये एक ऐसा स्टेटस होता है जब देश का एक वर्किंग क्लास जो होती है, जो वर्किंग ग्रुप होता है, एज ग्रुप होता है, जब एक वर्किंग एज ग्रुप जो है, जब उसके पास उसको कोई उसमें एलिजिबिलिटी होती है काम करने की, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता है, तो वो जो कंडीशन होती है हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, बेरोज़गारी बोलते हैं। तो किसी भी देश के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इसको किस तरह से इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना और किस तरह से एक नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्रिएट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग सेक्शंस ऑफ द पीपल जो हैं उन तक प्रोवाइड करना, सभी का एलिजिबिलिटी लेवल जो होता है काम करने के लिए, अलग अलग काम करने के लिए वो डिफ़र होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरह से एकोमोडेट करनी होती हैं, इनको स्टडी करना होता है, एडजस्ट करना होता है। तो सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट मैंने जैसे बता दिया आपको कि एक ऐसी स्टेज जिसमें जो देश का वर्किंग एज ग्रुप है, जब वो एलिजिबल है कोई काम करने के लिए लेकिन उसके पास काम नहीं है, दैट कंडीशन इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अब ये भी बहुत तरह की होती है। एक आगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इसमें क्या होता है कि इसको हम बड़ी साधारण भाषा में बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। सपोज करो एक खेत है, उस खेत में अगर दो लोग, फसल तैयार पड़ी है, कटने के लिए रेडी है, और उसमें दो लोग जो हैं वो फसल काट रहे हैं, उस खेत की फसल को काटने के लिए दो लोग इनफ हैं, उनके लिए, दो लोगों के लिए काम सफिशेंट है उस खेत की कटाई करने का। लेकिन उस खेत की कटाई के लिए 6 लोग लग जाते हैं। तो विजिबली हमें नज़र क्या आ रहा है कि वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम जो है असल में वो 2 लोगों का काम था। जो 4 लोग उसमें ऐड हुए हैं वो क्या है, वो मतलब उस काम के, वो कोई और काम भी कर सकते थे, उनको किसी और काम में भी लगाया जा सकता था, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी जो एलिजिबिलिटी थी वो कहीं और भी यूटिलाइज की जाती। अगर वो की जाती तो शायद प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ता, इनकम का ग्राफ और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से
तो ऐसी जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है। मैं और साधारण एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे सपोज करो आपने घर में एक छोटा सा टेबल उठाना है, आपने वो टेबल उठा के बाहर रखवाना है। अब वो टेबल एक जना भी उठा के रख देगा, पर चलो आपने 2 जनों को उसमें डिप्लॉय कर रहे हैं, लेकिन उसी टेबल को उठाने के लिए 4 बंदे और जुड़ जाएं, तो वो क्या आपको वो लगता है कि वो आपको खुद नजर आएगी, वो देखने में नजर आएगा, काम नजर आएगा कि हाँ ये टेबल उठा रहे हैं, लेकिन असल में वो काम तो 2 जनों का ही है, जहाँ 1 जने का ही है, बाकी जो है वो तो जस्ट ऐड हुए हैं, वो छिपी हुई बेरोजगारी, दैट इज कॉल्ड छिपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो जो ओवर पॉपुलेटेड नेशंस होते हैं, यहाँ पे पॉपुलेटेड कंट्रीज होती हैं, वहाँ पे ये समस्या ज़्यादा देखने को होती है। हमारी कंट्री में भी ये समस्या बहुत ज़्यादा है, इस तरह की बेरोजगारी हमारे देश में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि एक तो हमारी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, तो इसीलिए एग्रो बेस्ड इकोनॉमी होने की वजह से भी हम लोग बहुत पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ऐसी स्थिति जो है वो बहुत नज़र आती है। दूसरी स्थिति नज़र आती है, दूसरी कंडीशन है वो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। अमूमन देखा जाता है कि देश में जो, क्योंकि जैसे मैंने एज आई टोल्ड यू दैट आवर कंट्री हैज़ अ एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, तो नेचुरली बात है लोग जो हैं खेती से जब जुड़े हुए हैं तो पूरे साल भर में कुछ महीने होते हैं जब उनके पास एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके पास अवेलेबल होती हैं। लेकिन कुछ महीने ऐसे आते हैं जब उनके पास एग्रो बेस्ड एक्टिविटी नहीं होती है और वो बेले होते हैं, बिल्कुल उनके पास कोई काम नहीं होता एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कई लोग होते हैं इनको और कोई काम नहीं आता, उन्हें खेती के अलावा कोई काम नहीं आता है, तो उन्हें काम कब मिलता है? जब फसल पक जाती है उस समय मिलता है। जब फसल पक गई, कट हो गया, सब कुछ कलेक्शन हो गई, उसके बाद वो बेले हो जाते हैं, उन्हें कोई दिहाड़ी भी नहीं देता। तो ऐसी जो स्थिति हैं, इन सब स्थिति को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि देश का अगर डेवलपमेंटल प्रोसेस बढ़ाना है तो ज़रूरी है, डेवलपमेंटल प्रोसेस तो तभी बढ़ेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हों। सीन अब हम पूरी चीज़ों को कोरिलेट कर लेते हैं ना। देखिए, डेवलपमेंटल प्रोसेस कब बढ़ेगा? डेवलपमेंटल प्रोसेस बढ़ेगा जब इनकम बढ़ेगी। इनकम कब बढ़ेगी? जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन जनरेट करेगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट कहाँ होंगी? वो होंगी जो 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कब बढ़ेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे क्रिएट होंगी? जब वहाँ पे हम वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स को स्किल्ड करेंगे वो काम करने के लिए, इज़न्ट इट? तो इन सारी चीज़ों के लिए अब ह्यूमन रिसोर्स भी तभी स्किल्ड होगा जब बात वही आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे इंस्टीट्यूशन होंगे, अच्छे कॉलेज, अच्छा सिस्टम होगा, एजुकेशन सिस्टम होगा, अच्छे रोड्स होंगे, विलेज टू विलेज कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी होगी, विलेज टू टाउन कनेक्टिविटी होगी, टाउन टू सिटीज़ कनेक्टिविटी होगी, सिटीज़ टू मेट्रोपोलियन सिटीज़ की कनेक्टिविटी होगी, तभी ये सारी चीज़ें होंगी, इज़न्ट इट? तो इसीलिए आप देख रहे हैं आज आपका स्कूल जो है सुलियाली में है, ठीक है। अब सपोज करिए अगर ये पुल नहीं बना होता, चक्की का ये पुल नहीं बना होता, क्या पंजाब वाले बच्चों के लिए पॉसिबल था कि वो सुलियाली में आके सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल की फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाते? नहीं कर पाते, इज़न्ट इट? क्या आप ही बहुत सारे, अगर आपके बहुत सारे जो गांव हैं, अगर आसपास के गांव हैं, अगर वो सड़कों से नहीं जुड़े होते तो क्या आप डेली स्कूल तक पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते, है ना? तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ कब हुई हैं? जब गांव से गांव जो है वो सड़कों से जुड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हुआ वहाँ पे। जब इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हुआ तभी अब आप अपने गांव में देख रहे हैं वहाँ पे हर तरह की शॉप हैं, उन शॉप में आपको हर तरह का सामान देखने को मिल रहा है। आज आप अपने गांव की शॉप में ही जाके 5 स्टार की चॉकलेट खा लेते हैं, ठीक है, डेयरी मिल्क ले रहे हैं, आप हैप्पी पी रहे हैं, ठीक है, आप हर एक उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं जो कि आप शहरों, बहुत पहले आपको स्पेशली एक क्रेज़, जब हमारा टाइम था तो हम लोगों को क्रेज़ होता है शहर जाना है,
आज बाज़ार जाना है, तो जिद की जाती थी कि नहीं यार बाज़ार जाना है, वहाँ पे नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, नई नई बाजी खाने को मिलेगी, इस तरह से। लेकिन आज आपके लिए वो फैसिलिटी, तो वो क्या है, वो कैसे पॉसिबल हुई, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पॉसिबिलिटी। और इसीलिए आज आपको गांव में जो है बहुत सारी शॉप्स मिल रही हैं। आप देख रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है ना। तो एक इस तरह से एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ जनरेट होती है। एक जरिए तो ये हो गया। दूसरा, अब मैं गवर्नमेंट प्रोसेसेस की बात करता हूँ कि गवर्नमेंट ने किस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कैसे वो किया। गवर्नमेंट ने जो हमारे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके बारे में मैंने अभी आपको डिस्कस किया, गवर्नमेंट ने उस चीज़ को, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को, उसको रोकने के लिए व्हाट दे डिड, उन्होंने एक तो देश की जो इंटरनल माइग्रेशन थी, गांव से शहरों की तरफ जाना, पहले क्या था, वो शहरों के ऊपर प्रेशर इसलिए ज़्यादा पड़ रहा था, अर्बनाइजेशन इसलिए ज़्यादा बढ़ रही थी क्योंकि लोग जो हैं काम की खोज के लिए मजबूर होके वो शहरों का रुख कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि एक तो गांव में फैसिलिटीज़ नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो इसीलिए उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्हें शहरों की तरफ मुख मोड़ना पड़ता था। और इसीलिए शहर जो है उनका आकार बड़ा होता जा रहा था, वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं, नई नई प्रॉब्लम्स जो हैं वो हाईलाइट हो रही थी, क्रिएट होती जा रही थी। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने 2005 में एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, जिसे हम कहते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है उसको लागू किया गया, जिसे मनरेगा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्ट था, इसके अकॉर्डिंग टू ये किया गया कि हर व्यक्ति को काम का अधिकार मिलना चाहिए, कि जो व्यक्ति बेरोजगार है उसे काम का अधिकार मिलना चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी, काम जो एम्प्लॉयमेंट जो है उसको जनरेट करने की जिम्मेदारी जो है वो किसको दी गई, वो लोकल गवर्नमेंट को दी गई। इसीलिए 1993 में पंचायती राज एक्ट बनाया गया था, जिसके तहत आगे चल के हमारे देश में 3 टायर सिस्टम डेवलप हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन हुई। लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो है उन्हें स्पेशल पावर्स समय के साथ साथ उन्हें प्रोवाइड की गई। और अब आज आप देखें, अभी आप जो करंट सिनेरियो है उसमें आप देखेंगे कि लोकल बॉडीज़ जो हैं, जो लोकल गवर्नमेंट हैं, उन्हें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारी उन्हें पावर्स प्रोवाइड की हुई हैं। उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली हुई है कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनके साथ मिलकर नई नई अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं अपने एरियाज़ में क्रिएट करें। और वहाँ पर जो लोग मनरेगा के कार्ड होल्डर हैं, डेली वेज में काम करने वाले हैं, उन्हें कम से कम 100 डेज का काम जो है वो प्रोवाइड किया जाए, उनके लिए प्रोवाइड करना ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए एक पूरा सिस्टम है। कम से कम मिनिमम हर व्यक्ति को 100 डेज वर्क जो है वो दिया जाता है, और उसमें उनकी जो दिहाड़ी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है, और उसी के तहत उन्हें वो वेज जो है वो मिलता है। और अभी रिसेंट उसमें जो है, अब तो क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो चुका है, तो अब उन सभी के अकाउंट्स में जो है ये अमाउंट डायरेक्ट आ जाता है। तो अब बिचौलियों वाला काम भी ख़त्म कर दिया। अब आने वाले समय में टेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले कर रही है, और इससे क्या हो रहा है कि लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट, एक नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, लोगों का कैपेसिटी लेवल बढ़ रहा है, उनका इनकम लेवल बढ़ रहा है, तो वो जागरूक हो रहे हैं। ठीक है, तो अब बेरोजगारी जो है उसका जो प्रेशर है वो धीरे धीरे थोड़ा सा हल्का होता जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर इन केस अगर किसी व्यक्ति को 100 डेज अगर उसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं होती है, तो गवर्नमेंट को उसे अलाउंस देना भी, बेरोजगारी भत्ता देना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोविजंस जो हैं, ऐसी फैसिलिटीज़ जो हैं वो इस पॉलिसी के तहत रखी गई। तो ये बेसिकली क्योंकि हमारे देश में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर जो था वो ज़्यादा था, तो उस चीज़ को तोड़ने के लिए ये पॉलिसी जो है वो इनेक्ट की गई थी, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और बहुत सक्सेसफुली आज के टाइम में ये जो है जो है रोल प्ले कर रही है। अब कोरोना के टाइम में अगर हम देखें, कोविड-19 के दौरान देखें, तो इस तरह अदरवाइज हमारे यहाँ पे अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती थी। ठीक है, लेकिन
उस स्थिति को रोकने के लिए मनरेगा का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा अब टेरिटरी सेक्टर में ही बेसिकली बहुत सारे, हालांकि बहुत सी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो जनरली हमें नज़र आता है कि दे ऑल आर बिजी, दे आर ऑल आर इंगेज इन डूइंग सम वर्क, ठीक है। लेकिन हमारी कंट्री में अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं बेसिकली दे आर द रेशो, द परसेंटेज ऑफ द पीपल हु आर हैविंग अ कनेक्टिविटी विद द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज़ वेरी लो। जो लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनकी संख्या बड़ी कम है। अभी भी हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो काम कर रही है, लेकिन वो किससे जुड़ी हुई है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जुड़ी हुई है। अब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का फर्क क्या है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो होता है जिसमें एक व्यक्ति काम करता है और उसको काम के बदले में एक प्रॉपर सैलरी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा उसको अपने फ्यूचर को लेके भी उसकी सिक्योरिटी रखी जाती है, जैसे उसका इंश्योरेंस कवरेज किए रखा गया था, ठीक है। उसको पेंशन जो है उसका प्रावधान रखा जाता है। तो ऐसी फैसिलिटीज़ जिस ढांचे में होती है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और कुछ ऐसा ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, जहाँ पर व्यक्ति जो है वो काम कर रहा है लेकिन उसकी सैलरी फिक्स नहीं होती, ठीक है, और उसकी जो फ्यूचर को लेके उसकी सिक्योरिटी जो है वो ना के बराबर होती है। उसका कोई भी सेफ्टी प्रोविजंस उसके काम में कोई मायना नहीं रखता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग काम करते हैं वो वी कैन से दैट दे आर एसोसिएटिंग विद एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अब करंट सिनेरियो में हमारी जो कंट्री है, हमारे जो देश की गवर्नमेंट है, उसके सामने ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में जो इंगेज हैं उन्हें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में लाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए अभी रिसेंटली आप देखें कि ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने लाजिम कर दिया है कि हर एक प्राइवेट यूनिट जहाँ पे कम से कम 10 या 15 से ज़्यादा लोग काम करते हैं किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में, चाहे वो जितना भी छोटा काम क्यों ना हो, तो वहाँ पर उन एम्प्लॉयज़ का पीएफ कटना चाहिए, प्रोविडेंट फंड उनका कटवाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा बहुत सारे उसमें उनका इंश्योरेंस कवरेज भी होता है। उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए ईएसआई जैसी संस्थाएं जो हैं, गवर्नमेंट जो है बॉडीज़ जो हैं, वो भी उसमें भी उनका शेयर रखा जाता है ताकि उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ भी टाइम टू टाइम इन केस जब भी उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो लोग जो हैं उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ, लेकिन अभी इनके परसेंटेज बहुत कम है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो नेचुरली जब हमारी एक वर्किंग पॉपुलेशन जो है जब वो पूरी तरह से सिक्योर्ड हो जाएगी, तो जब उनको ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो पूरी तरह से वो लोग इनको यूटिलाइज करेंगे, तो नेचुरली वी वुड प्रोसीड आवरसेल्व्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट, ठीक है, और देश भी तरक्की करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। इसी के साथ चैप्टर ख़त्म, ठीक है। तो आप रीडिंग करिए। क्वेश्चंस अगर आपको कोई और क्या क्वेरी है इससे रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आपने इसका होमवर्क जो है पूरा करना है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस पूरे के पूरे जो हैं वो अपनी फेयर नोटबुक में करने। थैंक यू, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ।